जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 मिनट एपिसोड में। जो आप 10 मिनट का शो होता है, इसमें आप देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन। इसमें हम देखेंगे कम्प्लीटली भारत के भौतिक विभाजन में। कंप्लीट तो ना हो सकेगा, लेकिन जो भी कवर किया जा सकता है 10 मिनट में ही आपका कवर किया जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो भी यहाँ पे बचा रहेगा। बाकी अभी डिटेल में तो देखते ही चलेंगे। तो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, उत्तर के जितने भी पर्वतीय प्रदेश हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तटवर्ती मैदान के बारे में, मध्यवर्ती मैदान और द्वीप समूह यानी द्वीपीय प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तरी पर्वतीय में क्या क्या देखेंगे, तो परिचय देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, वर्गीकरण और महत्व के साथ साथ कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो हिमालय ये रहा हमारा इंडिया के ऊपर, इस तरीके से लोकेटेड हमारा हिमालय है और इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से इस तरीके से फैला हुआ, इसके बारे में आपको बताते हैं कि लद्दाख इधर, और इस तरीके से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल के नामों से जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से, पहले देखते हैं कि किस तरीके से ये फैला हुआ है, ठीक ना। इसके बारे में विस्तार में पहले देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। तो नवीन भू आकृतिक संरचना में निर्माण इसका भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। ये हमारी भारतीय प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट, और इसके टकराने के कारण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि भारत और एशिया का महान विभाजक, ये जो हिमालय पर्वत है, ये भारत इधर और इधर एशिया, इन दोनों के बीच में महान विभाजक यानी बांटने का कार्य करता है। जलवायु विभाजक भी है, सांस्कृतिक विभाजक भी है और जल विभाजक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये धनुषा आकार है, ठीक ना। ये धनुषा आकार जो है, इसमें हिमालय की संरचना हम देखते हैं। ये नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत यानी जो मोड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है, दो प्लेटों के टकराने से निर्मित होता है। ऊपर एक प्लेट उठ जाए और एक प्लेट नीचे धंस जाए तो इसे हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। इसे हम कहेंगे नवीन वलित पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है इसमें, ये इसका परिचय था। बाकी हम लोग उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति में अंतिम क्रिस्टेशियस काल से इसका जो है माना जाता है कि ये अंतिम क्रिस्टेशियस काल से लेकर टर्सरी काल तक दीर्घकालीन विवर्तनिकी परिणाम के कारण जो है यह संपन्न हुआ है या निर्मित हुआ है। टर्शियरी पर्वत और अल्पाइन पर्वत भी इसे कहा जाता है, जबकि अल्पाइन पर्वत यूरोप का एक छोटा सा पर्वत है, लेकिन उनकी सभ्यता और खुद को बड़ा दिखाने के लिए वे लोग इसकी तुलना जो है इस पर्वत से, छोटे से पर्वत से भी करते हैं। क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति उसी समय हुई थी जिस समय यह अल्पस पर्वत यूरोप में विकसित हुआ था। लेकिन हमें जो है हिमालय से इसका नाम ना जोड़ के, बल्कि जो है ये एक छोटा सा पर्वत है, तो हिमालय का महत्व दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसी का महत्व यहाँ पे दर्शाते हैं। उत्पत्ति में टेथिस सागर में मालों के निक्षेप व अवसादीकरण के साथ प्रारंभ हुआ है। उत्पत्ति में अगर हम बात करें तो अल्पाइन भू संचलन के फलस्वरूप अंतिम क्रिस्टेशियस काल से लगभग 13 करोड़ वर्ष पहले हिमालय में उत्थान प्रारंभ हुआ और टर्शरी काल में हमने जो इसे देखा कि अपने वर्तमान स्वरूप में यह आ गया था। हिमालय के निर्माण में दो तरह के सिद्धांतों की बात की जाती है। पहला कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पहले इसमें मुख्य कारक की बात करते हैं तो टेथिस के अवसाद थे, जिनमें ट्रांस हिमालय, अगर इसके क्रम की बात करें तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और लास्ट में जिसे पूर्वांचल हम कह रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कोबर के सिद्धांत के अनुसार, भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार क्या बताया जाता है कि भूसन्नति लंबे संकरे उथले जली भाग में होती है, और जिसमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है, जैसे रॉकी भूसन्नति और टेथिस भूसन्नति। ये बताया जाता है किस तरीके से भूसन्नति
यानी कि इनका भूसंतति सिद्धांत था। इसमें महत्व में वलित पर्वतों का प्रमुख निर्माणकारी कारक है। कोबर ने इसे पर्वतों का पालना कहा है। कोबर ने हिमालय के निर्माण की व्याख्या करने के लिए भूसंतति सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कोबर ने भूसंतति सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस नाम की भूसंतति थी, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को पृथक करती थी। कहने का मतलब ये एक पेंथालासा सागर था, जिसमें पेंजिया नाम का एक महाद्वीप था, महासागर ये था। ये महासागर और ये महाद्वीप था और ये 2 भागों में टूट गया। इसके बीच में बताया जाता था कि टेथिस सागर रहता था, और जिसे जो है यहाँ पे बताया जाता है कि इसी के आधार पे इसे भूसंतति सिद्धांत कोबर ने दिया है। और भारतीय प्लेट की गति के बारे में चर्चा की जाती है, तो इसमें बताया जाता है कि भारतीय प्लेट भूगर्भिक रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी भौगोलिक रूप से यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और भारतीय प्लेट लगातार पूर्व की दिशा की ओर गति करता चला जा रहा है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में भारतीय प्लेट की स्थिति अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के साथ भी ये बताया जाता था कि इसके साथ थी। कहने का मतलब इसको हम दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से पहले जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेंजिया था, जो एक महाद्वीप था। ये अलग अलग भाग में टूटा, जिसे लारेंसिया कहेंगे या अंगारा, और गोंडवाना 2 भाग में टूटा। और इसके बाद यह कई टुकड़ों में बंटने लगा, और कई टुकड़ों में बंटते बंटते क्या हुआ कि पूरी तरीके से 7 महाद्वीपों में बंट गया। और आगे चलने के बाद यही जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में बंटने के बाद अभी इस समय की बात करें तो यह इंडिया बताया जा रहा है कि अफ्रीका की तरफ से धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदलते हुए यह पूरी तरीके से आज के समय में जहां हम लोग स्थित हैं यहाँ की बात की जाती है, तो बताया जाता है कि इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडियन प्लेट के टकराव के कारण यहाँ पे ऐसे महान हिमालय का निर्माण हुआ है। बात करें अगर इसकी विशेषता के बारे में हम लोग, तो लगभग यह 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है टोटल, जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य तक है। चौड़ाई की बात करें तो 500 से 200 किलोमीटर है। और इसकी अगर चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है हम देखेंगे, तो इधर पश्चिम की तरफ थोड़ी आप देखेंगे पश्चिम की चौड़ाई जो पश्चिम में पूर्व से ज़्यादा है, तो ये पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई कम है, जबकि पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर है। और चट्टान यह अवसादी चट्टान है। देश कौन कौन से इसमें लगते हैं, तो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। और भारतीय राज्यों में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। तो कहने का मतलब है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इनको हम देख लेते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। तो ये पूरी तरीके से इधर इसका भाग चौड़ा है, जबकि इधर इसका भाग पतला है। यह यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर हम देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसमें इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और यदि हम लोग देखना चाहें तो इसमें अलग अलग भागों में यह बटा हुआ है, और जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने ही वाले हैं। तो इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, तो हिमालय के जो सेंटेक्सियल बैंड होते हैं, अक्ष संघी मोड़ होते हैं, हिमालय के पश्चिम और पूर्वी छोरों पे अचानक तीव्र परिवर्तन आता है, इसलिए इसे सेंटेक्सियल बैंड के नाम से जाना जाता है। इस मोड़ को हम लोग अक्षांशीय अक्ष संघी मोड़ या फिर सेंटेक्सियल बैंड के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण 2 टकराती हुई प्लेटों के किनारों के निकट हुआ है।
उत्तर पश्चिमी अक्ष संघी मोड़ नंगा पर्वत के निकट है और जो कि सिंधु महाखंड या गार्ज में स्थित है। इसकी तुलना हेयर पिन के जैसी की जाती है। तो यहाँ पे ये नंगा पर्वत की बात की जाती है। और इधर हम देखेंगे तो नामचा बरवा यहाँ तक ही फैला हुआ है। हिमालय के उत्तर पूर्वी छोर पर दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इसे भी हेयर पिन मोड़ कहा जाता है, जहाँ हिमालय अचानक तीव्र मोड़ बनाते हुए पूर्व की दिशा मुड़ता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में गार्ज बनाते हुए हिमालय को पार करती है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी। जब हिमालय उत्तर से दक्षिण की ओर अध्ययन करते हैं हम लोग, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें 3 भ्रंश मौजूद हैं। कौन कौन से भ्रंश हैं? तो पहला है ITSZ, जिसे हम कहेंगे इंडस सांगपो सूचर जोन। यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में है। तो ये रहा हमारा ट्रांस हिमालय और यहाँ से ये रहा हमारा मध्य हिमालय। तो इसके बीच में जो एक क्षेत्र होता है इसे हम लोग इंडस सांगपो सूचर जोन के नाम से जानते हैं। हिमालय के मध्य स्थित एक टेक्टोनिक शिवनी, इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य से हुआ है। तो ये बात तो हमने चर्चा कर ही ली है। इसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में पाए जाने वाले क्षेत्र को कहते हैं। इसके बाद जो हमारा लघु हिमालय और शिवालिक है, इसके मध्य में मिलने वाले क्षेत्र को हम लोग मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। हिमालय फ्रंटल फाल्ट क्या होता है? तो शिवालिक और उत्तरी मैदान, ये लास्ट में शिवालिक है और शिवालिक के बाद इधर मैदान है। तो इस मैदान और शिवालिक के मध्य के क्षेत्र को मेन हिमालय फ्रंटल फाल्ट के नाम से जानते हैं। आइए इसको देख लेते हैं कि क्या बात हो रही थी। तिब्बत के पठार और यानी जिसे हम लोग कहेंगे ट्रांस हिमालय, तो इसके मध्य में जो क्षेत्र बनेगा इसे इंडस सांगपो सानपो है, ठीक, यहाँ पे सानपो लिखा गया है, सानपो सूचर जोन। और जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जिसे हम बृहद हिमालय और इसके बीच में जो बनता है, इसके बाद हम देखते हैं तो लघु हिमालय और इसके बीच में ये बनता है। फिर एक जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट की अगर बात करें तो यहाँ ये बनता है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। और लास्ट जो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है या फिर फाल्ट है, तो इसे हम कहेंगे ये किसके किसके मध्य बनता है? तो मैदान और शिवालिक के मध्य में। सैंटेक्सियल बैंड 2 स्थानों पे है। तो एक स्थान है नंगा पर्वत और दूसरा है नामचा बरवा। ये 2 स्थानों पे सैंटेक्सियल बैंड पाया जाता है, अक्ष संघी मोड़ पाया जाता है। हिमालय पर्वत। तो थैंक्स, टेक केयर। अभी ये क्लास लंबी हो जाएगी तो आगे हम लोग देखते हैं।